नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। चार के वार की करते हैं शुरुआत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। पहली खबर में बात होगी महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की, जिसको लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने आज सर्वदलीय बैठक की। क्या कुछ इस बैठक में मिलकर सामने आया, ये आपको हम बताने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी आयुषी शेखावत। देखिए, पड़ोसी देश से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी बांग्लादेश से संबंधों की होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने बुधवार को 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसमें भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाएं, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, साथ ही साथ आपको बता दें कि मोंगला पोर्ट रेल लाइन और एक मेगा पावर प्लांट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 भी शामिल है, जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगली बड़ी खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी प्रिया सिन्हा। और तीसरी खबर जो हम आपको बताने वाले हैं वो चिंता को बढ़ाते हैं। दिल्ली एनसीआर वासियों को बढ़ते प्रदूषण से निजात मिलने का नाम नहीं ले रहा। एयर पोल्यूशन का स्तर हर दिन और ज्यादा खराब हो रहा है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI सबसे ज्यादा 491 दर्ज किया गया है। अलग अलग इलाकों में क्या हालात बने हुए आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे आयुष सूर्यवंशी का। और चौथी खबर में बात करेंगे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की, जिन्होंने लोकसभा की अध्यक्ष समिति से खास मांग की है। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं इस पूरे मामले में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी की बेहतर तरीके से जांच हो। इस पूरी खबर को भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगी महिमा सिंह कंवर। तो चलिए चार के वार की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में जारी मराठा आंदोलन के बीच हिंसा की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। नांदेड़ से हिंसा की 2 घटनाएं सामने आई। उपद्रवियों ने मंत्री हसन मुश्री के काफिले की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस के काफिले पर पथराव भी किया गया। प्रदेश के अलग अलग जिलों से हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही है। इस बीच आरक्षण पर समाधान निकालने के लिए सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। इस बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे के अलावा शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। इस बैठक में महाराष्ट्र के आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हालात को सामान्य करने को लेकर, साथ ही साथ आरक्षण पर समाधान निकालने को लेकर भी चर्चा विस्तार से की गई है। मराठा आरक्षण देने पर सभी दल एकमत नजर आए। इस वक्त आपको मीटिंग के दौरान की तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। उधर देखिए, मराठा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे ने साफ कर दिया कि आरक्षण ना मिलने तक आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। इन तमाम पहलुओं के बीच महाराष्ट्र कब तक आरक्षण की आग में जलता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम भी तलाशने की लगातार कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त आपको जो मीटिंग यहां पर बुलाई गई थी उसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे। देखिए, मुंबई मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय मीटिंग यहां पर हुई है। सीएम एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक की और इसमें आपको जानकारी लगातार हम दे रहे हैं कि कौन कौन शामिल। शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस इसमें शामिल हुए। सभी दलों ने मराठा आरक्षण पर राय रखी। मराठा आरक्षण देने पर सभी दल एकमत। हिंसा की सभी दलों ने कड़ी निंदा यहां पर की है। संदीप शिंदे कमेटी ने पेश की अपनी रिपोर्ट यहां पर, और साथ ही साथ आपको बता दें कि कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग की अपील लगातार की जा रही है। प्रदर्शनकारियों से अपील की जा रही है कि आप शांति बनाकर रखिए, क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही है और राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मनोज जरांगे ने साफ तौर पर कहा था कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, मांगे नहीं मानी गई, तो महाराष्ट्र में बंद बुलाया जाएगा। फिलहाल आपको लगातार बता रहे हैं कि इस मीटिंग में कौन कौन शामिल था और किस किस मुद्दे को लेकर यहां पर फिलहाल चर्चा हुई है। विपक्षी दलों से सहयोग की अपील करते हुए यहां पर मौजूद आपको बता दें कि कोशिश की गई। सत्य प्रकाश इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। सत्य प्रकाश, सर्वदलीय मीटिंग आज बुलाई गई, क्या कुछ खास रहा, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लगातार पूरे महाराष्ट्र में आग लगी है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि इस आग को कैसे बुझाया जाए, कैसे काबू पाया जाए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें यह बात की गई कि आखिरकार मराठा आरक्षण को लेकर किस तरह की आपसी सहमति बिठाया जाए। हालांकि सभी दलों ने सहमति जताई कि मराठा आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मराठा आरक्षण को लेकर सभी दलों ने यह भी कहा कि जो आंदोलन चल रहा है उस पर उपद्रवियों को कंट्रोल कैसे किया जाए। खास मुद्दे यही रहे इस सर्वदलीय बैठक में कि किस तरह से मनोज जरांगे पाटिल के इस आंदोलन को तोड़ा जाए और इस पर जो है शांतिपूर्वक आंदोलन कराया जाए। बताइए कि कमेटी का गठन किया गया और ये बात कही गई कि लगभग दिसंबर तक का वक्त चाहिए, लेकिन जो समाज इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है, मनोज जरांगे, वो कहते हैं कि हम इतना वक्त नहीं दे सकते, क्योंकि इससे पहले भी आपने सितंबर के महीने में वादा किया था। 30 से 41 दिन हो गए, कुछ नतीजा नहीं निकला। क्या सभी दल इस कमेटी को लेकर के एक मत हैं, और क्या जो वक्त की बात कही गई है यानी कि दिसंबर तक, उस पर अलग अलग पार्टीज का स्टैंड क्या? देखिए प्रिया, इस सवाल का जवाब सबसे पहले आपको बता दें कि जब हम जरांगे पाटिल के इंटरव्यू के दौरान गए थे, तभी उन्होंने एक बात कही थी और उस वक्त वह बात कही थी जब
कमेटी के एक सदस्य का उन्हें मुंबई से कॉल गया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा वक्त मांगने की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ मुझे इतना बताइए कि मराठा आरक्षण मिलेगा या नहीं। उस वक्त ये कहा गया था हमें वक्त चाहिए, सरकार की तरफ से वक्त मांगा गया है। उन्होंने कहा हमने 30 दिन का वक्त आपको दिया था, अपने काम कर देंगे। हमने 10 दिन और बढ़ाकर 40 दिन कर दिया, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई बात नहीं की गई। अब हमें वक्त देने का मौका न मांगा जाए, हम वक्त नहीं दे सकते। हमारा आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा और आप आपको जो करना है वो करिए। यानी कि मनोज जारंगे पाटिल की तरफ से सरकार को सीधे तौर पर एक चेतावनी दे दी गई कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस चेतावनी के बाद सत्यप्रकाश, सिक्योरिटी पिटीशन को लेकर भी क्या कोई चर्चा की जा रही है? जो सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी पिटीशन की बात कही गई थी, और कानून व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है? 10 जिलों में जिस तरह से हिंसा की खबरें आई, उसके बाद इसको लेकर एक्शन क्या लिया जा रहा है? देखिए, मुंबई में जिस तरह की स्थिति है, महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति है, सभी जिला कलेक्टर को यह निर्देशित किया गया है कि आप अपने अपने इलाके में शांति बनाने रखने के लिए, सौहार्द बनाने रखने के लिए सभी लोगों से संपर्क कीजिए। मराठा समुदाय के उन लीडरों को संपर्क में रहिए जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं। यानी कि हर जिले में कहा गया है कि आप कोशिश कीजिए कि आंदोलन हो लेकिन किसी तरह का उपद्रव न हो। उसके लिए जिला कलेक्टर, एसपी, डीसीपी को भी निर्देशित किया गया है कि आप अपने अपने इलाके में उन नेताओं के संपर्क में रहिए जो लोग इस तरह के बयानबाजी करते हैं या जो लोग रास्ता रोको आंदोलन करते हैं, टायर जलाते हैं, सड़क पर जो उपद्रव मचाते हैं, उनके संपर्क में रहिए, उन्हें मनाने की कोशिश कीजिए। मिला जुला कर देखा जाए तो सरकार बैकफुट पे है। सरकार चाहती है कि जो आंदोलन हो रहा है, जो उपद्रव हो रहा है, उस पर कंट्रोल किया जाए, उस पर पहले लगाम लगाया जाए। उसके बाद आपसी सहमति के जरिए इस पर कैसे बात बनेगी, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि जो मराठा संगठन के तमाम नेता है वो मानते हैं कि जब तक मनोज जारंगे पाटिल का यह सिग्नल नहीं आ जाता है कि आरक्षण को हम आंदोलन को हम वापस लेते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन ठीक है, यानी कि अभी तो सभी जो सियासी दल हैं वो एक मत तो कम से कम इस आरक्षण को लेकर के नजर आ रहे हैं। सत्यप्रकाश, लौटते हैं आपके पास, लेकिन इससे पहले क्योंकि आज भारत 24 का एक वाइब्रेंट भारत समिट भी आयोजित हुआ और इसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे। मराठा आरक्षण को लेकर के हमारी वाइस प्रेसिडेंट रूबिका लियाकत ने उनसे सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवा देते, फिर चर्चा में वापस लौटते हैं। मराठा रिजर्वेशन आंदोलन वहां पर आप जानते हैं बहुत पुरजोर तरीके से चल रहा है और आपकी सरकार फंसती हुई वहां पर नजर आ रही है। मैं इस पर आपका सीरियसली रिएक्शन चाहती हूं, क्योंकि मैं ये जानती हूं आप कहते हैं कि उस गली में जाता ही नहीं हूं, मैं तो केंद्र में रहता हूं, लेकिन चूंकि आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से, मराठा पॉलिटिक्स से इत्तेफाक रखते हैं, मैं इस पर आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगी। देखिए, ये महाराष्ट्र एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है और देश के इतिहास में पूरे देश को सामाजिक विचार देने में महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, राजर्षि शाहू महाराज ये महाराष्ट्र से हुए। स्वतंत्र वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र से हुए। और ऐसे पुरोगामी प्रगतिशील महाराष्ट्र में जात के आधार पर जो कुछ हो रहा है वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से हमारी सरकार इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। मामला बहुत संवेदनशील है और मेरा विश्वास है कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में काफी चर्चाएं हो रही है, इसमें से जल्दी ही मामला सुलझेगा ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। तब देखने वाली बात है कि आरक्षण की आग में बात कैसे बनने वाली है। फिलहाल सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बता दें कि फोन टैपिंग मामले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। तो आपको मैसेज नहीं आया एप्पल का? आपको एप्पल का मैसेज नहीं आया? स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स कैन हैक योर फोन। इस वक्त जासूसी का बड़ा आरोप आप लोगों पर चल रहा है, फोन टैपिंग करवा रहे हैं, फोन के अंदर घुस के। महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, तमाम जो असद ओवैसी, अखिलेश यादव, नाम लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि हमें एप्पल का मैसेज आया है, सरकार हमारे फोन टैप करा रही है, हमारी जासूसी कर रही है। मुझे तो नहीं आया मैसेज ऐसा कोई, और ऐसे कोई फोन टैप करने का काम हमारी सरकार नहीं कर रही है। जो कह रहे हो गलत है। बार बार ये आरोप आपकी सरकार पर जासूसी के क्यों लगते हैं, आपको क्या लगता है? ये तो लगाने वाले बता पाएंगे, मैं इतना ही बताऊंगा कि ऐसा हम नहीं करते। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने बुधवार को 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसमें भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाएं, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक,
मोगला पोर्ट रेल लाइन और एक मेगा पावर प्लांट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट सेकंड भी शामिल है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि अखौरा अगरतला रेल लिंक भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है। इसका उद्घाटन एक ऐतिहासिक पल है। पिछले 9 सालों में हमने मिलकर जितना काम किया है वो कई दशकों में भी नहीं हुआ था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश के बीच तीनों प्रोजेक्ट्स का ज्वाइंट इनॉग्रेशन हमारी पक्की दोस्ती और सहयोग को दर्शाता है। शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच दोस्ती को मजबूत करने को लेकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी की कमिटमेंट की इस दौरान तारीफ भी की है। प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए लगभग $10 बिलियन की सहायता दी जा रही है। हमारे अचीवमेंट्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उसकी व्याख्या करते हुए पूरा दिन निकल जाए। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से लगातार लोग परेशान हैं और प्रदूषण से निजात मिलने का नाम नहीं ले रहा। एयर पोल्यूशन का स्तर हर दिन और ज्यादा खराब होता जा रहा है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI सबसे ज्यादा 491 दर्ज किया गया। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि दिल्ली का आनंद विहार दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र है। इसके अलावा दिल्ली में ही मुंडका, रोहिणी और द्वारका में भी AQI बेहद चिंताजनक स्थिति तक पहुंच चुका है। दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में वायु प्रदूषण बढ़ा। नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 471 रिकॉर्ड हुआ। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है, लेकिन मौजूदा हालात से निपटने के लिए ये तमाम कोशिशें नाकाफी हैं, जिसका खामियाजा दिल्ली NCR वासियों को उठाना पड़ रहा है। लोगों को घर से बाहर निकलते ही आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ। प्रदूषण की मार मुंबई पर भी पड़ी है, जहां AQI 291 दर्ज किया गया। DMC भी प्रदूषण को नियंत्रण में करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि लोगों को हवा में घुलते जहर से निजात कब मिलेगी। 4 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर की भी। इंडस्ट्रियल सिटी है, ऑलरेडी पॉल्यूटेड था और ऐसे में इस मौसम में प्रदूषण की दिक्कत और ज्यादा। मुंबई में दरअसल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया है और दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद ने। जिस तरीके से सर्दियों में ठंड की आगाज़ होते जा रही है, दिल्ली में इसी तरह से पॉल्यूशन जो है वो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग अभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे हैं। आप ठीक देख सकते हैं, ये आनंद विहार का मेन रोड है, जहां पे आप देख सकते हैं कि कितना धुंध है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो हैं वो हल्की दिखाई दे रही हैं। और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो लोग जो हैं वो बाहर जो निकल रहे हैं, काफ़ी जिस तरीके से वो बाहर निकल रहे हैं, बाहर में अपना निकलने के समय में भी वो अपना प्रिकॉशन लेकर के निकल रहे हैं, मास्क लेकर के निकल रहे हैं। साथ ही साथ इतनी परेशानियां हैं, हवाओं में इतनी जहरीली पदार्थ घूम रहे हैं कि जिसकी वजह से उन लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए गोपाल राय ने भी यही कहा है कि आज से यहाँ पे जो डीजल गाड़ियाँ जो हैं वो जो बाहर से जो बसें जो आ रही हैं उसको बैन किया जाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बसों को यहाँ पे चलाया जाएगा। पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग यहाँ पे बाहर निकलने से भी आजकल डर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग जो यहाँ से भी जो बाहर जो जा रहे हैं, आ भी रहे हैं, उनको भी यहाँ पे सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। किस तरीके से आप लोग बाहर निकल रहे हैं, कैसे क्या लग रहा है आप लोगों को? ऐसा सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अच्छा, यहाँ के जो पर्यावरण मंत्री जो हैं गोपाल राय जी, उन्होंने ये कहा है कि 1 तारीख से जो बाहर से जो डीजल गाड़ियाँ जो आ रही हैं उन लोगों उस गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा, बैन करा दीजिए। तो इससे क्या जी अच्छी बात है, बंद हो जाएगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा ना। तो इतना जो पोल्यूशन जो हो रहा है, इसकी वजह से आप लोग क्या क्या बाहर लेकर के निकल रहे हैं? प्रिकॉशन में आप लोग क्या क्या ले रहे हैं? इधर कैमरे में देखिए। रुमाल लेते ही हैं, हाँ। गमछी भी लेते हैं, शॉल भी ओढ़ने के लिए लेते हैं। पॉल्यूशन दिल्ली में इतनी पोल्यूशन हो चुकी है, किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे परेशानियाँ हो रही हैं? सांस लेने में किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? दिक्कत तो हो ही रही है, अभी प्रदूषण शुरू हो गया है ज़्यादा ही। हाँ। अभी ये थोड़ा और बढ़ता ही जाएगा। अभी जो हर साल देखने को मिलता है, अभी ये बढ़ता ही जाएगा। मैं हमेशा दिल्ली आता रहता हूँ, पर मैं ये देखता हूँ ये पोल्यूशन क्या इसी महीने में होता है? ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पोल्यूशन रहेगा। ये कोहरे के कारण है। पोल्यूशन तो सबको नजर आ रहा है। और ये बताइए
अप्रैल मई जून जुलाई ये पोल्यूशन कहाँ चला जाता है? दिल्ली में नहीं रहता, आनंद विहार में नहीं रहता, कहीं नहीं रहता है। ये पोल्यूशन सिर्फ धुंध के कारण आता है क्या? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये पोल्यूशन देखना 4 महीने तक रहेगा, इसके बाद में पोल्यूशन गायब हो जाएगा। ये क्या है? ये राजनीति है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखिए, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि गुरुग्राम, नोएडा, अलग अलग जगहों पर आपको लगातार हम बता रहे हैं कि इस वक्त आलम क्या है, कैसे बचाव करना है, ये भी लगातार इस वक्त आयुष हम बता रहे हैं। महिमा, अभी कुछ दिन का समय और दिवाली के बाद तो ये पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। सुबह के बुलेटिन में हम लोग जब चर्चा करते हैं, मौसम की जानकारी भी दर्शकों को देते हैं, तब भी हम पोल्यूशन का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से दिन ब दिन AQI खराब होता जा रहा है और अब ये श्रेणी बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में अगर हालात इसी तरह के बने रहे तो और बुरा हाल देखने को मिलेगा। आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, दिल्ली में 6 साल का AQI फिलहाल आप देख सकते हैं। 2018 का औसत AQI आपको हमने दिखाया। 2021 तक 2018 की अगर हम बात करें 201 था, 2019 में 193, 2020 में 156, वही 2021 में 179, 187 2022 में और 2023 में फिलहाल है 172। अगर इसको कंट्रोल करना है तो सभी को मिलकर यहाँ पर आगे आना पड़ेगा। कोशिश की जाए कि कम से कम प्राइवेट व्हीकल का यूज़ किया जाए, अगर ज़रूरत ना हो तो पब्लिक व्हीकल यूज़ करें। दिवाली पर ऑफ कोर्स पटाखे ना जलाएं और जो आदेश सरकार ने जारी किए उसका पालन किया जाए। बिल्कुल ऐश्वर्य, इसीलिए हमने देखी सुबह खबर भी पड़ी थी जिसमें एक जगह का AQI तो 999 यानी कि 999 पहुंच गया था। आगे बढ़ते हैं और देखिए, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की एथिक्स कमेटी से एक खास मांग की है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी की बेहतर तरीके से जांच की जाए, जरूरत हो उन्हें क्रॉस एग्जामिन भी किया जाए। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी को पत्र लिखकर ये मांग की है। साथ ही महुआ मोइत्रा ने यह भी दावा किया कि संसदीय समितियों को आपराधिक मामलों में जांच का कोई अधिकार नहीं है, ये केवल जांच एजेंसियां ही कर सकती है। खास बात यह भी कि महुआ मोइत्रा ने ये मांग उस समय की जब उन्हें कल यानी कि 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने इस पूरे मामले को लेकर पेश होना था। महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने कारोबारी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे और संसद का अपना लॉगिन पासवर्ड भी उनसे साझा किया है। एथिक्स कमेटी से फिलहाल मांग करते हुए महुआ मोइत्रा लगातार नजर आ रही हैं और दर्शन हीरानंदानी की जांच बेहतर तरीके से हो, ये एक आपराधिक मामला है, तमाम बातें कहते हुए फिलहाल नजर आ रही। संसदीय समितियां नहीं कर सकती इस पूरे मामले की जांच, कमेटी को इस पूरे मामले की तफ्तीश यानी कि जांच करनी चाहिए, ये बातें कहती हुई फिलहाल वो नजर आ रही है। आयुष, बिल्कुल, और इस मामले में उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां ही जांच कर सकती हैं, अधिकार ये है, लेकिन देखना ये होगा कि कल एथिक्स कमेटी के सामने महुआ पेश होती हैं तो उनकी तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। सबसे पहला सवाल उनसे ये होगा कि क्या आपने अपना लॉगिन पासवर्ड किसी और को दिया, और अगर दिया तो क्यों साझा किया, किससे साझा किया, क्या उसी शख्स ने वो सवाल पूछे थे आपकी तरफ से, खास करके गौतम अडानी को लेकर। ये तमाम सवालों का सामना महुआ को करना होगा।